दुनिया को यकीन नहीं था, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच बातचीत शुरू हुई, लेकिन ये बातचीत बीच में ही अटक गई। उधर कतर में फिर धमाका हो गया। मयंक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हो रहा है इस पूरे मसले पर, उनसे ही जानते हैं। मयंक, पहला सवाल तो यही है कि स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हो रही थी, इससे पहले कतर में धमाका क्यों हो गया? देखिए, कतर में जो धमाका हुआ है, हम सीधा पॉइंट पे आना चाहेंगे। कतर में जो धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ है, ये पहली बात तो ये है कि इसको लेकर दो बातें बताई जा रही हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि एक तो ये हादसा है, जैसा कि बताया जा रहा है। कतर के कुछ अधिकारियों ने भी ये बयान दिया है कि ये हादसा है, लेकिन एक बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि क्या ये किसी तरह का हमला था या किसी तरह का कोई सैबोटाज था या यहाँ पर धमाका करवाया गया। देखिए, ये सब कुछ ऐसे हालात में हो रहा है, आपको दो बातें समझनी पड़ेगी। देखिए, कतर में जो धमाका हुआ, ये कहाँ पर होता है? दूसरा, स्विट्जरलैंड में बातचीत हो रही है, उसके बीच में होता है। और खास तौर पर रूस की ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं, उसके बीच में कतर में धमाका होता है। देखिए, कतर में जो ब्लास्ट हुआ, ये यहाँ की जो रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया है, इसकी बरजान गैस सप्लाई प्लांट जो है, इसमें ये धमाका हुआ। ये कतर का सबसे बड़ा गैस सप्लाई प्लांट है, जिसमें ये धमाका होता है। बरजान, पानी की सप्लाई भी। रास लफान, देखिए यहाँ से वाटर सप्लाई भी होती है, जो आप कह रही हैं, यहाँ से वाटर सप्लाई भी होती है कई इलाके में, उसको प्यूरिफाई किया जाता है। गैस सप्लाई होती है, ऑयल सप्लाई भी इसके आसपास से होती है। नुकसान कितना हुआ? ये वही जगह है जहां पर ईरान ने स्ट्राइक्स की थी। जब ये जंग चल रही थी, 40 दिन ये जो जंग चली सीज फायर के पहले, उस पर ईरान ने जब स्ट्राइक्स की थी, तो वो रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया को सीधा हिट किया गया था मिसाइल से। देखिए, ये जो धमाका हुआ, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 44 वहां के कर्मचारी, देखिए, जो धमाका हुआ, इसमें बड़ा नुकसान हुआ है। 54 एम्प्लॉयज जो वहां काम कर रहे थे, वो इंजर्ड हुए हैं और 18 लोग लापता हैं। आप समझ रहे हैं, ये इतना बड़ा लार्ज स्केल पर ये ब्लास्ट था और अचानक से ही हुआ। देखिए, वहाँ जो कतर की तरफ से जो बयान सामने आए हैं, उसमें कहा जा रहा है कि इस पूरे प्लांट को रिस्टार्ट करने की कोशिश हो रही थी, जो कि ईरान के हमलों के बाद बंद कर दिया गया था। उसको रिस्टार्ट करने की कोशिश हो रही थी, इस दौरान जो है वो इसमें धमाका होता है। इस गैस जो प्लांट है, इसका इस्तेमाल देश को सप्लाई करने वाली बिजली में होता है। रेगिस्तान में पानी जो है उसको प्यूरिफिकेशन और उसकी सप्लाई में होता है। इसके अलावा जो ऑयल और गैस फैसिलिटी तो वो है ही। तो अब ये कहा जा रहा है कि इसको रिस्टार्ट करने के दौरान ये धमाका हुआ, लेकिन बड़े सारे एक्सपर्ट इसको लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। तो क्या मुमकिन है कि ईरान की ओर से अटैक किया गया हो? देखिए, ये बात, इस बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हमने ये हमला किया है या नहीं किया है, लेकिन देखिए, अभी मिडिल ईस्ट में बड़ी सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जिसमें कौन क्या कर रहा है, आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। तो एक बड़ी गौर करने वाली बात यह है कि ये ब्लास्ट ऐसे समय पे होता है जब रूस की, रशिया की, पिछले, आप अगर बात करें 4 से 5 दिन की, 80 ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया है यूक्रेन ने। या तो ड्रोन अटैक्स हुए हैं या मिसाइल अटैक्स हुए हैं। रूस की क्रीमिया से लेकर मॉस्को के आसपास भी जितनी ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनको सीधा टारगेट किया जा रहा है। क्रीमिया में तो ये हाल है कि 4 लोगों की मौत हो गई है, और जो सबसे बड़ी क्रीमिया की ऑयल रिफाइनरी है, उसको सीधा हिट कर दिया गया है और ऑयल सप्लाई बुरी तरह से बाधित हुआ है रूस में। और ये सब कुछ कब हो रहा है? जब ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ती जा रही है। यानी एक तरफ हॉर्मूज खुलने की चर्चाएं हैं कि हॉर्मूज धीरे से खुले, और दूसरी तरफ रूस में जंग तेज हो जाती है और रूस की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जाता है। देखिए, हम इसमें कुछ कहना नहीं चाह रहे, इसको बस आप हर चीजें कोरिलेट करके देखनी पड़ती हैं। एक बड़ा फोकस शिफ्ट है जो दिखाई दे रहा है कि रूस की ऑयल रिफाइनरीज पे जो हमले हो रहे हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूक्रेन को बोला गया है हिट करिए। G7 समिट होती है, अगले दिन से रूस की ऑयल रिफाइनरीज पर हमले शुरू हो जाते हैं। और देखिए, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती कि रूस की जो ऑयल रिफाइनरी वो भी जलने लगे और ईरान का सप्लाई तेल जो है वो भी रुक जाए। मुश्किल खड़ी हो जाएगी पूरी दुनिया में। तो कोशिश ये हो रही है कि ईरान के ऑयल को सप्लाई किया जाए धीरे से, हॉर्मूज खोला जाए और रूस को दबाया जाए। क्या इसका कोई कनेक्शन था कतर में जो धमाका हुआ उससे?
अभी कुछ दावे नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो आपका जो सवाल था कि ईरान ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमने कोई धमाका किया या नहीं किया, ईरान का इससे कोई लेना देना जी नहीं। मयंक, उधर जो बातचीत स्विट्जरलैंड में हो रही थी उससे लेकर भी कई सारी चीज़ें आ गई कि ट्रंप ने धमका दिया, धमकी की वजह से जो ईरान के प्रतिनिधिमंडल थे उन्होंने बीच में ही छोड़ दी बातचीत। विस्तार से बताएं वहाँ क्या हुआ। उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी नहीं, लेकिन और भी ज़्यादा बिगड़ अब गई। देखिए कल जो तस्वीरें आई वो बड़ी मैंने गौर से देखी, कल रात भर मैंने इसको फॉलो किया। स्विट्जरलैंड में देखिए जहां मुलाकात हो रही थी जिस जगह पर, पहली तस्वीर सामने आई कि वहां के एक हॉल में अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री ईरान के एंटर करते हैं। सामने शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खड़े हुए थे, क्योंकि वो भी उस डेलीगेशन का जो दो कंट्रीज कतर के साथ वो भी मौजूद थे वहां पर। शहबाज शरीफ ने अब्बास अराक्ची को वेलकम किया। उसके बाद शायद शहबाज शरीफ की ये कोशिश थी कि अब्बास अराक्ची जो हैं वो जेडी वेंस से भी मिले, लेकिन वो नहीं मिले। अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी मिले, लेकिन अब्बास अराक्ची ने तुरंत मना कर दिया। वो वहां से पलटते हैं और अलग चले जाते हैं। यानी एक हॉल में अमेरिका का डेलीगेशन भी मौजूद था, जेडी वेंस भी मौजूद थे, स्टीव विटकॉफ भी मौजूद थे, जेरेड कुशनर भी मौजूद थे, लेकिन अब्बास अराक्ची ने किसी से बात नहीं की। हालांकि ऐसी कोशिश थी शहबाज शरीफ की, ऐसा लगा बॉडी जेस्चर से कि वो चाह रहे हैं कि वो उनसे भी मिले, लेकिन अब्बास अराक्ची ने मिलने से मना कर दिया। उसके बाद देखिए बात शुरू होती है। बात शुरू हुई, करीब 80 मिनट की बात हुई। इस 80 मिनट में क्या हुआ और 80 मिनट के बाद क्या हुआ, ये दोनों बेहद ही इंटरेस्टिंग बातें हैं। देखिए एक तो बातचीत जब शुरू हुई उसमें जो पहली बात ये हुई कि हम आने वाली बातचीत जो होगी 60 दिन की, इसके लिए हम एक रोड मैप तैयार करेंगे। रोड मैप तैयार नहीं है, रोड मैप तैयार करेंगे। आप समझिए इस बात को। दूसरी बात कि एक मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा कि कैसे कैसे मुद्दों पर बात हो। मैकेनिज्म तैयार नहीं है, मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप समझिए इस बात को। फिर तीसरी बात ये कही गई कि जो टेक्निकल मुद्दे हैं कि न्यूक्लियर मुद्दे का क्या होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट लेवल का क्या होगा, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी जो चर्चा करेगी कि क्या करना है। ये भी फ्यूचर टेंस में चल रहा है मामला। हाँ, फिर चौथी बात हुई कि न्यूक्लियर जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा के लिए एक ग्रुप बनाया जाएगा। यानी ये जितनी 60 दिनों में चर्चा कुछ नहीं हुई साहब अभी तक। ना यूरेनियम पर चर्चा है, ना न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा है, ना हॉर्मूज पर चर्चा है, ना हथियारों, किसी चीज पर कोई चर्चा नहीं हुई। कल जो बैठक हुई उसमें यह था कि हम बातचीत कैसे करेंगे इसको लेकर बस बात हुई। और साथ में, और देखिए एक बात और समझ जाइए, ईरान अब हर बातचीत को अपनी शर्तों पे करेगा। ये बात ईरान का स्टैंड जो है पूरी दुनिया के सामने क्लियर। ईरान ने कल सबसे पहली बात तो यहां से शुरू हुई, ईरान की तरफ से कहा गया, अब्बास अराक्ची साहब की तरफ से कहा गया कि इस एमओयू का जो साइन किया है, इस एमओयू की पहली कंडीशन ये है कि लेबनान पर हमले रुकने चाहिए। लेकिन इजराइल तो रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप या तो रोकना नहीं चाहते या रोकने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, या इजराइल उनकी सुन नहीं और रहा। या इजराइल सुन नहीं रहा। लेकिन ये इजराइल सुन नहीं रहा, इस बात से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूं, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में आपको लाख ऐसी खबरें मिल जाए कि अब ट्रंप नाराज हो गए हैं नेतन्याहू से और नेतन्याहू उनकी बात नहीं मान रहे। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया को दिखाने का एक दिखावा होता है। बड़े सारे एक्सपर्ट से मानते हैं, ईरान ये मान के चलता है, अमेरिका और इजराइल के बीच, ट्रंप और नेतन्याहू के बीच जितनी चीजें होती है वो प्री प्लान होती है। अगले वीडियो में तो अब यहाँ उधर लेबनान पे ईरान का हमला, इजराइल की ओर से हमला नहीं रोकना, ईरान का इस जिद पर कि पहले ये इस हमले को रुकवाओ, अमेरिका की तरफ से यानी कि ट्रंप की ओर से धमकी दे देना, वो भी तब बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है। अब तो देखिए ये धमकाया क्यों उन्होंने? अब ये अपने आप में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब आप खुद सोचिए कि बड़ी मुश्किल से ईरान इस बातचीत को तैयार हुआ, बातचीत के टेबल पर आने अब वो बातचीत अभी जो है वो शुरू ही हुई थी कल स्विट्जरलैंड में। उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आ जाता है कि अगर आपने हिजबुल्लाह की मदद बंद नहीं की तो हम ईरान पे फिर ऐसा हमला करेंगे कि वो आपने कभी नहीं देखा होगा, और ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ईरान ने भी पलटवार किया। बातचीत के बीच आप ईरान को धमकी दे रहे हैं। उसका नतीजा ये हुआ
तुरंत ईरान का डेलीगेशन सबके सामने जेडी वेंस बैठे रह गए, स्टीव विटकॉफ बैठे रहे, जेरेड कुशनर बैठे रहे, जितने डेलीगेशन के जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं, पाकिस्तान का डेलीगेशन बैठा रह गया, कतर का डेलीगेशन बैठा रह गया, इजिप्ट का डेलीगेशन बैठा रह गया। ईरान के प्रतिनिधि वहां से तुरंत उठे, अब्बास अराक्ची गलीबाफ साहब, और उठ के वो बाहर चल दिए। उन्होंने साफ कहा कि देखिए ये धमकी देना तो पहले बंद करिए, ये आप जो बातचीत के बीच बीच में धमकी दे। और आप देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है, आप खुद सोचिए जरा इसका लॉजिक, कि जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से बातचीत हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप लिटरली गिड़गिड़ा रहे हैं। ये जो 14 पॉइंटर्स का जो समझौता है, इसमें एक पॉइंट को छोड़ के 13 बिंदु ऐसे हैं जिसमें अमेरिका झुक गया ईरान के सामने, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के, यूरेनियम वाले पे। उसमें भी उनका कहना है कि एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, हाँ, हम उसमें भी हथियार नहीं बनाएंगे, उसमें भी ईरान, लेकिन हाँ, एनरिचमेंट लेकिन जारी रखेंगे। फिर अब ऐसी सिचुएशन में बातचीत के बीच डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान क्यों आया? क्या नेतन्याहू के दबाव में बयान आया? क्या जो लॉबी है, जो इजराइल के साथ खड़ी हुई है, जो हथियारों का बड़ा बिजनेस करती है, जो ये चाहती है कि ईरान पर हमले होते रहे, क्या उनके दबाव में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही बीच में? क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद चाह रहे थे कि बस बातचीत जो है वो डिरेल हो जाए? कई एक्सपर्ट ये बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ बातचीत के जरिए अपना टाइम लगवाना चाहते हैं। टाइम जो है वो, देखिए इलेक्शन है नवंबर में, किसी तरह से इलेक्शन को निकाला जाए, उसके बाद फिर हमला किया जाए। क्या यह प्लान है? क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद नहीं चाहते कि बातचीत आगे बढ़े? ऐसा कई एक्सपर्ट्स की राय है। जिस तरह से कल उन्होंने ये बयान दिया, ये बिल्कुल वैसा ही सुसाइडल बयान था। अगर कोई बातचीत वाकई करना चाहता होता तो बीच में इतने आपने जंग देख ली, इतने आप 100 दिनों से ज्यादा से आप लड़ रहे हो ईरान से, आपको समझ नहीं आई कि आप ईरान को नहीं झुका सकते? बच्चे को ये बात समझ में आ गई है कि किसी कीमत पर ईरान को ना बातचीत में झुकाया जा सकता है, ना जंग में झुकाया जा सकता है। तो फिर आपने बीच में बयान क्यों दिया? और दूसरी बात, यूरेनियम वाली बात, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर जो है वो आप हिजबुल्लाह की मदद बंद नहीं करोगे तो फिर हम वैसे ही हमला करेंगे जिस जैसे पिछले हफ्ते करते। ईरान का डेलीगेशन उठ के चला गया। उसके बाद जो है ईरान की तरफ से कहा गया पहले डोनाल्ड ट्रंप माफी मांगे, उसके बाद ही हम बात शुरू करेंगे। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से जो है वो किसी तरह से चीजों को स्थिति को नियंत्रण में किया गया, और उसके बाद फिर कुल मिला के इन्हीं बातों पर चर्चाएं हुई। ये बहुत ही सुपरफिशियल लेवल की बात थी, जो ऐसे बिना मन के बातचीत, जो टॉक्स के एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि ये पहले दौर की बातचीत एकदम फेल रही। भले पाकिस्तान की तरफ से बयान आ रहा है या कतर या इजिप्ट की तरफ से बयान आया कि बहुत अच्छा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सब फ्यूचर टेंस की बातें हैं कि रोड मैप बनेगा, मैकेनिज्म बनेगा, एक कमेटी बनेगी। ये बहुत ही उथली लेवल की बातचीत है और शायद ये विश्वास की कमी बता रही है, और डोनाल्ड ट्रंप पे वैसे ही विश्वास नहीं किया। और मैं बात हम इजराइल की भी करेंगे कि आखिर इजराइल के मन में क्या है, नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक और वीडियो की बात कर लेते हैं इसी बातचीत के दौरान, कि जब डेलीगेशन कतर का पहुंचा, उन्होंने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से तो मुलाकात की, गले मिले, लेकिन जेडी वेंस को, अमेरिकी उपराष्ट्रपति को, उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। इसके अब क्या मायने? अब देखिए यहाँ पे असल में हो क्या रहा है। देखिए मिडिल ईस्ट में आज की डेट में हालात ये है कि जितने अरब देश हैं वो सब के सब अब इस बात को महसूस कर चुके हैं अच्छी तरह से कि अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ा भ्रम था जो टूट चुका है, और बेवजह वो युद्ध में घसीटे जा रहे हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2 जो आप कह रही हैं, अरब का कोई देश इस जंग में अंदर नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि सबको पता है कि यूएई का क्या हाल हुआ, सऊदी का क्या हाल हुआ, कतर का क्या हाल हुआ, जॉर्डन का क्या हाल हुआ। आप देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन अरब की क्या है। पूरी ऑयल सप्लाई रुकी हुई है, टूरिज्म रुका हुआ है, गैस सप्लाई रुकी हुई है, जहाज नहीं निकल पा रहे हैं। हालात देखिए अरब देशों की क्या है। अमेरिका कुछ मदद कर पा रहा है? कोई मदद नहीं कर पा रहा। अरब देश ये भी समझ गए हैं, ये जो $30 बिलियन की कहानी है कि 30 बिलियन, ये भी अरब देशों के सिर पर डाली जाएगी। आप ये भी समझ लीजिए, आप चालाकी समझिए क्या है, ये भी अरब देशों से ही वसूला जाएगा। मार खाएं अरब देश, पैसा दे अरब देश, सुरक्षा आप उनकी कर मत पाओ, जहाज जले अरब देशों के, ऑयल रिफाइनरीज में धमाके हो अरब देशों के, तो फिर अरब देश अमेरिका की बात क्यों मानने लगा, और क्यों माननी चाहिए? ये भी आप समझिए। ये बात अब साफ हो चुकी है मिडिल ईस्ट में आप। और देखिए ये जो 14 पॉइंटर अगर एमओयू साइन हो गया, देखिए इसको कभी अमेरिका नहीं साइन होने देगा, इसको कभी इजराइल साइन नहीं होने देगा। अगर ये शर्त पूरी हो गई और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, आप देखिए विद इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर ईरान दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर इकोनॉमिकली उठ के खड़ा हो जाएगा। इतना ज्यादा ऑयल है ईरान के पास।
आपने 30 साल से ईरान के ऑयल को बाजार में नहीं आने दिया, उसके बाद भी आज ईरान अपने दम पे लड़ रहा है, बिना किसी के सपोर्ट पे लड़ रहा है, और अमेरिका और इजराइल घुटने पे है। और अब जब उसका ऑयल खुल जाएगा, सारे प्रतिबंध लगभग हट सारे जाएंगे। प्रतिबंध हट जाएंगे, तो फिर सोचिए कितना तेज डेवलपमेंट हो सकता है ईरान में। वो जो ब्रिज गिराए थे और कह रहे थे कि 10 साल बाद बनेंगे, वो 90% बना लिए गए। ये जो नुकसान हुआ ईरान को, जिसमें जो मिसाइल्स मारी गई, टॉपहॉक मिसाइल्स, कहीं किसी ब्रिज को गिरा दिया गया, रेलवे ब्रिज को नुकसान कर दिया गया, कहीं कोई एयरपोर्ट को नुकसान कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर गिराए गए, उसमें से 70% से 90% फिर से खड़े कर लिए हैं ईरान ने जी। तो अब ऐसी हालत में नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, लेबनान से सेना वापस नहीं बुलाई जाएगी। ईरान का स्टेटमेंट साफ है कि अगर सेना आप वापस नहीं बुलाएंगे तो इजराइल के साथ जंग तय है। पूरे इजराइल को खत्म करने की वो धमकी दे रहे हैं। ईरान की तरफ ईरान से का मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि हर जगह विन विन कंडीशन में इस वक्त ईरान दिख रहा है। बिना किसी सपोर्ट के ईरान ने अमेरिका, इजराइल, सऊदी, कतर सबको नाको चने चबवा दिए। और अब जब बातचीत भी वो अपनी शर्तों पर ही कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या इजराइल इस बार गलत रास्ते पर हो गया? देखिए, नुकसान वाले रास्ते पर। नेतन्याहू का एजेंडा साफ है। लेबनान का जो बफर जोन है वो जमीन पे कब्जा कर लो, सीरिया में जो जमीन कंट्रोल पे है उसमें कब्जा कर लो, गजा में जो जमीन पे कब्जा कर रखा है उसको कब्जा कर लो। ये बफर जोन किसी सूरत में नेतन्याहू वापस नहीं लेंगे, हटेंगे नहीं वहां से। और ईरान इस बात के लिए अड़ा हुआ है कि पीछे हम हटा के। इस समय हालात ये हैं कि भले बातचीत चल रही हो, लेकिन ईरान की सेना और इजराइल दोनों की सेनाएं एकदम फ्लैश पॉइंट पर तैयार बैठी है। ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से साफ कह दिया गया है कि अगर शर्तों का पालन नहीं होगा, वो टाइम चला गया कि जब दिखावा कुछ हो रहा था और हो कुछ रहा था। अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ तो इस डील को तोड़ के ईरान की सेना जवाब देगी। ये ईरान का स्टैंड है। नेतन्याहू अपनी बात पर अड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां जारी हैं, और डील जो है वो पूरी तरह से फिलहाल एक कागजी समझौते के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस ये हकीकत। तो आखिर में बस एक ही सवाल कि क्या हम अब भी एक युद्ध के मुहाने पर हैं? ये युद्ध खत्म हुआ नहीं है। अमेरिका ने इस युद्ध को अपनी सुविधा के मुताबिक सीज फायर किया है अमेरिका ने, और जल्द ही, देखिए जल्द ही, बड़े सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, अमेरिका में चुनाव खत्म होगा, उसके बाद एक बार फिर हालात बदलेंगे। अभी फोकस इस बात पे है कि रूस को कैसे दबाया जाए। फोकस चेंज है। आप देखिए इस बात को, आपको रिलेट करके देख लीजिए। रूस पर जो हमले हो रहे हैं, अचानक से जो हमले बढ़ गए, वो इसी पे है कि किसी तरह से हॉर्मुज खुलवाया जाए और उधर हमले बढ़ाए जाएं। यानी जंग होनी तय है। बड़े एक्सपर्ट सारे यही मान के चल रहे हैं कि ये जंग को टाला नहीं जा सकता, बस कुछ ही वक्त की बात है। धन्यवाद आपका। मैं इस वक्त जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।